तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.3 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है कर्णखंड काव्य के लेखक का नाम और इसमें कितने सर्ग हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कर्णखंड काव्य के लेखक का नाम क्या है और इसमें कितने सर्ग हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है, कोष्ठों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमें त्रिभुज के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि त्रिभुज आखिर होता क्या है, सर्वांग सम, समरूप, ये होते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब तीन भुजाओं से जो आकृति होगी वो अलग अलग टाइप की होगी, कोई कैसी होगी, कोई दिखने में कुछ और होगी। तो ठीक है, तो उसके प्रकारों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर मतलब कि जो भुजाएं होती हैं उसकी मापों के आधार पर। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समबाहु। समबाहु जैसे नाम से पता चल रहा है ना, समबाहु यानी समान बाहु, मतलब बाहुबलिनी भुजाओं वाले। ठीक है, तो समान भुजाओं वाले, तो बाहु का मतलब होता है भुजा। ठीक है, तो समान भुजा वाले त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, यानी सारी भुजाएं क्या है, समान है, समान माप की हैं। ठीक है, तो वे समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। जैसे अगर ये 10 होता तो ये भी 10 होता, ये भी 10 होता, तो वह समबाहु त्रिभुज होता। ठीक है, उसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी समान द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज। तो दो भुजाएं समान होती हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसकी सिर्फ दो भुजाएं समान होती है, तीसरी भुजा भिन्न होती है यानी अलग होती है। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 5, तो दो भुजाएं तो समान हैं, तो यानी ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, उसमें तीनों भुजाएं बराबर थी मतलब एक दूसरे के, बस सिंपल है ना। अब जो तीसरा त्रिभुज होता है वो होता है भुजाओं के आधार पर विषम बाहु। इसमें कोई भी भुजा समान नहीं होती। ठीक है, कोई भी भुजा समान नहीं होती। जैसे ये 7 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, यानी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। ठीक है, तो यह विषम बाहु त्रिभुज है। अब होता है जो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो कोण के आधार पर त्रिभुज भी तीन टाइप के होते हैं। कैसे? एक होता है न्यून कोण। भाई जिसका न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, मतलब कोण का जो आधार होता है वो 90 डिग्री से होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक अधिक। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम, भाई न्यून कोण किसे कहते हैं? जो कोण 90 डिग्री से कम हो, तो इसमें सारे कोण जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। ये 90 डिग्री से कम 80 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अधिक कोण की। अधिक कोण किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण अधिक हो यानी 90 डिग्री से अधिक हो। तो जैसे बी कोण, कोण बी जो है 120 डिग्री है, कोण ए 40 डिग्री है, कोण सी 20 डिग्री है। तो इसका सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 120 वाला, तो यह 90 डिग्री से अधिक है, तो यह अधिक कोण हो गया। फिर होता है जो तीसरा प्रकार, वो होता है समकोण। ठीक है, कोणों के आधार पर तीसरा प्रकार समकोण। इसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसी कोण में यानी इसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय भी लागू होता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा आधार, मतलब ये आधार और इसकी ऊंचाई के स्क्वायर के योग के। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी इनके स्क्वायर के योग को जोड़ेंगे तो ये सबसे बड़ी भुजा का योग निकल के आएगा। ठीक है, यानी उसका स्क्वायर निकल के आएगा। तो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसका एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो वह कोण समकोण त्रिभुज होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। इसे याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कि हम चाहे कोई भी त्रिभुज बनाएं, उसका जो तीनों कोण निकल के आएंगे उनका टोटल जो बनेगा, यानी इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 180 होगा। ठीक है, कोई सभी सबका 180 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वांग सम आकृतियों की। हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि सर्वांग सम होता क्या है। वे आकृतियाँ जिनके आकार समान तथा समान माप हो सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं।
यानी जो आकार समान हो, यानी ये वर्ग है तो ये भी वर्ग है, और इसकी माप समान हो। जैसे इसमें ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर का वर्ग है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का वर्ग है। अगर त्रिभुज 7 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज हो तो वह भी, दूसरा भी जो त्रिभुज होना चाहिए 7 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, तो सर्वांग सम यानी सभी अंग समान। सर्वांग सम का मतलब सभी अंग जो हैं वो समान होने चाहिए इसके। ठीक है, तो वह आकृति सर्वांग सम कहलाएगी। क्लियर? यानी आकृति सेम होनी चाहिए। अगर ये वर्ग है तो ये भी वर्ग होना चाहिए, ये आयत है तो ये भी आयत होना चाहिए, ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होना चाहिए, ये व्रत है तो ये भी व्रत होना चाहिए। ठीक है, तो और उनकी भुजाएं भी समान होनी चाहिए, तो वह आकृति सर्वांग सम कहलाएगी। ठीक है, और अब समरूप आकृति क्या होती है? समरूप आकृति वे आकृति जिसकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत कोण दोनों बराबर हो, यानी संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर हो, तो वे आकृतियाँ क्या कहलाएंगी? समरूप आकृति। जैसे संगत भुजाओं से मतलब क्या है? संगत भुजाएं कि ये ए बी है, ये ऊपरी भुजा है तो ये भी ऊपरी भुजा है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा भाई? ये 10 यानी 10/5, तो 2 भाई 5 से काटो ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2:1 या फिर 2/1। ठीक है, और इधर वाला यानी BC इधर भी, भाई इधर वाली साइड देखो, ये भी इधर की साइड है तो ये भी इधर की साइड है, यानी संगत भुजाएं, इसे बोलते हैं संगत भुजाएं। BC और FG यानी BC/FG इनका अनुपात देख लेंगे हम, तो BC कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और FG कितनी है? ये कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, भाई ये भी दो अनुपात किसके रूप में? 1 के रूप में है। तो संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण, कोण A और कोण E दोनों बराबर हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है ना। देखो AB/EF, BC/FG सभी भुजाओं का जो अनुपात निकल रहा है वो निकल रहा है 2/1। बट हमें देखना है किसी किसी आपकी आकृति में संगत भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं। मान लो कि अगर आयत होता तो आयत में ये 10 होता, ये 5 होता, तो इसमें भी क्या होता? इसमें भी ऐसी हमें संगत भुजाओं का अनुपात देखना पड़ता। ठीक है, हर भुजाओं का अनुपात देखना है हमें कि इसका अनुपात इसके बराबर है क्या, इसका अनुपात इसके बराबर है क्या, इसका अनुपात इसके बराबर है क्या, इसका अनुपात इसके बराबर है क्या। उसके बाद नियम फॉलो करने पड़ेंगे इसमें। कैसे? कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण बराबर होने चाहिए, यानी ये कोण है इधर वाला कोण के बराबर, इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर, इधर वाला कोण इधर वाले इधर वाले कोण के बराबर, और इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर। ठीक है, संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और संगत जो कोण भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये कोण सभी बराबर हैं तो वे समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छे से समझ में आया? अब भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे मैंने टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम की और व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 1। तो पहले में हमें फिलअप भरने हैं, और फिलअप में सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है कि सभी व्रत डैश होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। सर्वांग सम हमने अभी सीखा कि सर्वांग सम सभी व्रत के बारे में पहले बात करते हैं। व्रत कैसे होते हैं? गोल होते हैं व्रत। ठीक है, सब कंफ्यूज होते हैं वर्ग और व्रत में। व्रत जो होते हैं वो गोल होते हैं और वर्ग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, वर्ग इन्हें बोलते हैं, स्क्वायर को बोलते हैं जो इंग्लिश में। ठीक है, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब व्रत में त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला व्रत है और ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला व्रत है, तो इसके अंग समान तो हुए नहीं भाई। व्रत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना, तो इसके अंग तो समान नहीं है। तो जब समान अंग नहीं है तो वे सर्वांग सम कैसे हो सकते हैं? सभी व्रत की बात की गई है। ठीक है, सभी व्रत कैसे हो सकते हैं? सर्वांग सम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि सभी के अंग अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, समरूप का मतलब होता है दिखने में लगभग एक जैसे। ठीक है, दिखने में समान हो। भाई 2 रूल फॉलो होते हैं ना, कि एक तो संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, यानी अगर ये भाई इसमें तो व्रत तो देखो सिंपल सी बात है, गोल होते हैं दिखने में, ये भी गोल होते हैं दिखने में, तो सभी व्रत दिखने में गोल ही होते हैं, चाहे कैसे भी कर लो। तो वे समरूप यानी समान रूप वाले होते हैं। रूप तो दोनों को सेम ही है ना, गोल गोल। ठीक है, तो समान रूप वाले। तो सभी व्रत कैसे होते हैं? सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप बस होते हैं। समझ में आया ना अच्छे से? बस व्रत तो गोल ही होते हैं ना, तो सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो सेकंड हमें पूछा गया है कि सभी वर्ग कैसे होते हैं। अभी मैंने बताया ना वर्ग क्या होता है, ये तो वृत्त हो गया। अब वर्ग की बात करते हैं। वर्ग, स्क्वायर, सभी वर्ग देखने में कैसे होते हैं भाई? सेम ही होते हैं ना, बस किसी की भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं। अलग अलग भुजाएं होती है तो वे सर्वांग सम तो होंगे नहीं भाई, भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं। ये 5 का, ये 10 का हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सर्वांग सम सभी अंग समान हो। सर्वांग सम का अधिकतर मतलब ऐसा भी होता है कि अगर हम इस वाले वृत्त को उठाकर इसमें फिट करें तो वो पूरा ढक जाना चाहिए। कभी खेत समान होते हैं हर किसी के? नहीं, कोई छोटा खेत होता है, कोई बड़ा खेत होता है, तो वे समरूप जरूर हो सकते हैं कि अगर कोई खेत बराबर भुजाओं वाला हो तो दूसरे बराबर भुजाओं वालों के समरूप होगा, यानी दिखने में तो सेम ही होगा ना। ठीक है, तो वर्ग की बात की गई है। वर्ग कैसे होते हैं? सभी समान रूप वाले होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते। सभी वृत्त की बात की गई है, सभी। ठीक है, सभी वर्ग की। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग भाई समरूप होते हैं ना, समरूप होते हैं। अब समरूप क्यों होते हैं पता है ना? सभी की बात की गई है, ध्यान रखना। नोट करने वाली बात यह है कि सभी, तो सभी को तो नहीं होते ना सभी वर्ग। अगर हम यहाँ सर्वांग सम करते हैं ना, तो सर्वांग सम सभी तो नहीं होते ना। अगर मैं कहूँ कि ये 10 सेंटीमीटर का है और दूसरा वर्ग 10 सेंटीमीटर का हम बना ले तो वो सर्वांग सम हो जाएगा। बट समरूप का मतलब होता है कि सभी समान रूप से दिखने वाले हों। ठीक है, वर्ग तो वर्ग ही होगा, चारों भुजाएं समान होती हैं वर्ग की, तो वर्ग सभी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दिखने में समान रूप वाला होगा तो समरूप होगा। ठीक है, तो वो हमें दिया गया है थर्ड। तो थर्ड में हमें बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज दोनों में से कौन से सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। बस समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। अब मान लो ये 5 है, ये 5 है, ये 2 है। ठीक है, तो कोई दिखने में ऐसा होगा। अगर कोई बड़ा होगा तो मैं उसे कहूँ कि ये 7 है, ये 7 है। अगर इसे मैं कह दूँ कि ये 4 है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत दिखने में समान हो सकता है। बट अगर मैं इसे कर दूँ कि ये 10 है, ये 10 है और ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, तो ये दिखने में समान होगा क्या? एक तो ये बिल्कुल छोटी भुजा तो बहुत बिल्कुल बारीक हो जाएगी, तो ये दिखने में समान तो नहीं होंगे ना। समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं समान, तो दिखने में समान तो नहीं होंगे। तो उसमें क्या होगा कि सभी तो समान नहीं होंगे। ठीक है, कुछ हो सकते हैं अगर ये सेम टू सेम दिखने वाले हों, अनुपात समान हो उनका, कि 7 दूनी 14, एक 14 सेंटीमीटर का हो, एक दूसरा भी 14 सेंटीमीटर का और बटे में 8 सेंटीमीटर का हो, तो सभी वो हो सकता है समरूप। ठीक है, सभी नहीं हो सकते ना, समबाहु त्रिभुज हो सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज कैसे? कि आपको पता है कि हर जगह दिखने में समान होंगे। ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, सेम भुजा समान, तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा। ये और बड़ा कर लो, 12 होगा, 12 होगा, 12 होगा। तो दिखने में समान होंगे ये सारे, बिल्कुल समान माप के होंगे और समान मतलब दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। ठीक है, तो सभी कौन से त्रिभुज बताओ? समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब करेंगे कौन सा? फोर्थ। ये हमारा लास्ट है तो इसे जल्दी से करते हैं। भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि फर्स्ट उनके संगत कोण कैसे हों? हमने पढ़ा है ना, संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, तो इसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हों? बराबर हों और संगत भुजाएं कैसी हों? समानुपाती हो। बस यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आया प्रश्न?
उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि कर्ण खंड काव्य के लेखक का नाम और इसमें कितने सर्ग हैं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।